पिछले पार्ट में हमने जो दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन डाली गई थी उस पे हमने बात की थी कि कैसे यहाँ पे कनकेस्ट हुए। तो ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि अब जब यहाँ पे कनकेस्ट होता है जिससे दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन डाली जाती है, तो असल में वो लोग कौन थे, यानी जिन्होंने ये कनकेस्ट किया, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद डाली, वो कौन लोग थे। थोड़ा इस पे हम पहले बात कर चुके हैं कि जो गजनवाइड या गोरी थे उनकी एथनिसिटी पे हम बात कर चुके हैं। अब देखिए कि मतलब जो आर्मी थी महमूद गजनवी के टाइम से लेके मोहम्मद गोरी तक, तो मोस्टली ये फुट सोल्जर्स होते थे, यानी जिनको हम पियादगान, जो पाँव पे चल के यहाँ आते थे, वो मोस्टली 1150 तक ये सोल्जर्स थे। तो उसके बाद हमें सेकेंड हाफ ऑफ 12th सेंचुरी से कैवेलरी, जिसको हम यहाँ घुड़सवार कहते हैं, यानी घोड़े का जब इस्तेमाल यहाँ की एक्सपेडिशंस, मिलिट्री एक्सपेडिशंस में हुआ, तो टर्कस थे। और इस टाइम तक, यानी जब इसमें घोड़े दाखिल किए गए, तो इस टाइम तक अफगान इसमें मतलब वो अब एक एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस गोराइड आर्मी, इसका एक मतलब एक ख़ास हिस्सा जो था इस आर्मी का, उसमें अब अफगान का अमल दखल था। अब देखिए कि इसमें क्या होता है कि एक बड़ा कमांडर जो यहाँ पे था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो हम देखते हैं कि दामगान ये नॉर्दर्न ईरान का इलाका था। तो यहाँ से ये जो इसके साथ, यानी इसके कमांड में जो आर्मी वाले थे, या आप समझे कि कनकरर्स थे, तो वो दामगान जो नॉर्दर्न इराक यहाँ से आए थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि ताजिक जो खुरासान के थे, और जो खल्लाज थे जो कि गरमसिर और ज़मींदावर, यानी अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। तो टर्कस थे, यानी तुर्क थे, फिर दामगनी थे, फिर इसमें ताजिक थे, और फिर खल्लाज, जो कि इसको हम देखते हैं कि एक एसेंशियल पार्ट इसके बन गए थे। इसके साथ साथ क्योंकि इनका सल्जूक सल्तनत के साथ लगातार कन्फ्लिक्ट होता जा रहा था, तो हम देखते हैं कि सल्जूक तुर्क भी इसमें, यानी गुज तुर्क जिनको हम कहते हैं, गुज टर्कस, वो भी इस आर्मी में हिस्सा ले रहे थे। यानी जो यहाँ पे जिन्होंने हमला किया, जिन लोगों ने हिंदुस्तान पे, जिन्होंने यहाँ पे सल्तनत की फाउंडेशन डाली, उन पे हम बात कर रहे हैं कि वो आर्मी असल में आई कहाँ से, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। अब देखिए इसमें एक एसेंशियल पार्ट था जो कि तुर्क ममलूक लीडरशिप, ममलूक सल्तनत। वहाँ मतलब आप देखिए जो आज का हमारा जो सेंट्रल एशिया, तुर्की वगैरह के इलाका, यहाँ पे इजिप्ट वगैरह में भी ममलूक रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्लेव्स थे, जो सेंट्रल एशिया के मुख्तलिफ मार्केट्स में जिनको ख़रीदा जाता था और बेचा जाता था, तो मोहम्मद गोरी भी उनको ख़रीदते थे। अब ये जो ये स्लेव आर्मी थी, यही यहाँ पे, यानी ये भी यहाँ पे आ रही थी। तो उसको हम देखते हैं कि उसका जो 1192 के बाद का जो उसका पीरियड है मोहम्मद गोरी का, तो मोस्टली उसने वो असाइन किया था जिनको हम मुइज़्ज़ी स्लेव्स, यानी मुइज़्ज़ुद्दीन गोरी या मोहम्मद गोरी के जो स्लेव्स थे, उन्हीं को उसने यानी ये जॉब दिया था हिंदुस्तान में कनकेस्टर्स का। तो ख़ास टर्म इनके लिए इस्तेमाल की जाती है बंदगाने ख़ास, यानी स्लेव्स में जो स्लेव कॉर्पस थे, या जो ग़ुलाम थे मोहम्मद गोरी के, उन ग़ुलामों में होमोजेनिटी नहीं, यानी एक तरह के नहीं थे, बल्कि उनमें भी कार्डर थे या हायरार्कियल सिस्टम था। तो उनमें जो ख़ास यानी एलीट तबका था, उस एलीट तबके को हम बंदगाने ख़ास यानी इसी टर्म से जानते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि यही वो लोग थे, यानी मुइज़्ज़ी स्लेव्स में से बंदगाने ख़ास वो लोग थे जो कि इनके ग़ुलामों को यहाँ पे लीड करते थे। तो इनका भी यानी एक जो एथनिक बैकग्राउंड था वो भी तुर्क ही था इन ग़ुलामों का भी। इसके हम देखते हैं कि मतलब उनको स्ट्रैटेजिक जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दिए जाते थे इन बंदगाने ख़ास को। कहा जाता है कि जो मोहम्मद गोरी है वो इनको जिस तरह से अपने, क्योंकि उसकी मतलब अपनी कोई औलाद नहीं थी, उसका था जिस पे मैं बात करूंगा, उनके जो ख़ानदान के लोग नोबल्स थे, लेकिन एक ख़ास बात उनमें थी कि वो असल में इनको अपने बच्चों की तरह ही मतलब मोहब्बत करते थे या उनका ख्याल रखते थे।
तो हम देखते हैं कि जब मतलब वो जो नोबल्स थे यानी गोराइड के जो आप देखिए उनके खानदान के लोग जब यहाँ पे कंपेनीज में आते थे तो ये उनके साथ भी शामिल होते थे, यानी कोई नहीं कि इनको वो मतलब सेकंड क्लास दर्जा दिया जाता था आर्मी में। इसमें हमने पहले भी बात की है कि कुछ कमांडर, यानी मैंने गजनवी के वारलॉर्ड्स पे बात की थी गजनावाइड पार्ट में, तो यहाँ हम देखते हैं कुछ बड़े नाम हैं। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक है, ताजुद्दीन इल्दूज या यल्दूज इनका नाम हम पढ़ते हैं। अच्छा, अल्तमश और इसी तरह से बहाउद्दीन तुगरिल, ये इंपॉर्टेंट कमांडर्स थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी की आर्मी को यहाँ जो आज का इंडिया पाकिस्तान है यहाँ पे इसको मतलब लीड किया। अच्छा, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, वो पिछले पार्ट में हमने कहा था कि वो मोहम्मद गोरी का स्लेव था लेकिन वो एक आज़ाद आदमी था, बाद में मोहम्मद गोरी के अंडर वो भी आया। तो ये वो आर्मी थी जिसने यहाँ पे कनकेस्ट्स की। अब हम देखते हैं कि जब वो मोहम्मद गोरी 1206 में जब उसको वहाँ असैसिनेट किया गया तो हम देखते हैं पर्टिकुलरली 2 टाइप्स ऑफ कमांडर्स वहाँ पे मौजूद थे। तो एक तो हम देखते हैं कि वो गोराइड नोबल्स थे, यानी जो उसके खानदान के लोग थे, यानी जो आज़ाद लोग थे, वो चाहते थे कि उनके खानदान से या नोबल्स में से मोहम्मद गोरी को कोई सक्सीड करे। और दूसरा था मोहम्मद गोरी की अपनी गुलामों की फौज, तो उसमें बंदगान खास में से वो बंदगान खास चाहते थे कि अब गुलाम ही मोहम्मद मोहम्मद गोरी को सक्सीड करे। ये मतलब इस पे आप डिटेल इस पे पढ़ सकते हो आप, सुनील कुमार की इमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, उनके पीटर जैक्सन ने भी इस पे अच्छा खासा लिखा है, और थोड़ा बहुत आपको हबीबुल्लाह की किताब में भी मिलेगा। अब हम यहाँ पे इस पे थोड़ा और बात करते हैं मोटिव, यानी असल आए किस लिए थे ये यहाँ पे। तो एक उस टाइम का एक जो प्रोमिनेंट या डोमिनेंट थॉट था पीरियड का कि वो एक गाजी स्पिरिट मोहम्मद गजनी के टाइम से डेवलप हुआ था, तो जिहाद के लिए यानी वो इस्लाम के लिए, यही हमें पता चलता है कि वो इस्लाम के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन एक ख़ास बात जिसकी तरफ हिस्टोरियन स्कॉलर्स ने इशारा किया है कि अब जब इनकी हिस्ट्री को पढ़ोगे तो इन्होंने जिस तरह हिंदूज के साथ लड़ा है इसी तरह मुसलमानों के साथ, यानी सेंट्रल एशिया में ये मुसलमानों के साथ लड़े। मैंने बात की थी कि गोराइड ने किस तरह से गजनवी सुल्तानों की कब्रें खोद डाली थी, उनकी हड्डियों को तक जलाया था। तो यानी कि दोनों तरह से, इस वजह से सिर्फ ये नहीं कि इस्लाम बल्कि एक आप एक्सपीरियंसी या उस टाइम जो भी इनके सामने आता वो हिंदू था या मुसलमान था, दोनों पे वो मतलब इसी तरह से वार करते थे। तो सादी का एक बड़ा शेख सादी शिराजी, तो उनका कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री में उनका एक कोट नकल हुआ है कि वो कहते हैं लश्करी यानी प्रोफेशनल सोल्जर वो सिर्फ पैसे के लिए लड़ते थे, तो यानी उनको पैसा जिस जगह मिलता था वो उसी के लिए, तो ये नहीं कि वो जहाद के लिए आते थे बल्कि जहाँ पैसा मिल जाए उसी के लिए वो लड़ते थे। तो इसी वजह से जब आप महमूद गजना पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि इवन महमूद गजनवी की आर्मी में भी हिंदूज थे। यानी गजनावाइड आर्मी का एक आखिरी बैटल जो हिंदुस्तान में लड़े गए गोराइड्स के खिलाफ, उसमें भी एक जंग में हिंदू जनरल ही कमांड कर रहा था। तो हम देखते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसने जो कैवलरी जो एम्प्लॉय की उसमें हिंदू ऑफिसर्स भी था या हिंदूज भी थे। तो इसी तरह से दिल्ली में हम देखते हैं कि खंड राय पृथ्वीराज यानी राय पृथ्वीराज के भाई को उन्होंने यहाँ पे हुकूमत करने की इजाज़त दी थी। तो सिर्फ नहीं कि वो इस्लाम के लिए आए थे, या इसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इस्लाम का फैक्टर उसमें था, लेकिन उसमें पैसों के लिए भी आते थे, उसमें पावर के लिए भी आते थे, वेल्थ के लिए भी आते थे, और मुसलमानों के साथ भी वो लड़ते थे। अब देखिए कि एक ख़ास बात जिसको यहाँ पे बहस की जाती है किताबों में और एग्ज़ाम्स में भी ये पूछा जाता है कि जो टर्क्स थे उनकी कामयाबी यानी काजिज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ टर्क्स। तो इसमें देखिए उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन थे हसन निज़ामी, मिनहाजुस सिराज और फ़ख्र मुदब्बिर। तो जो हसन निज़ामी और मिनहाजुस सिराज उन्होंने तो काजिशन पे कोई बात ही नहीं की, उनके लिए एक ही काज इसका था, वो है कि अल्लाह ताला चाहता था कि मुसलमानों को कामयाबी दे, और मतलब अल्लाह यानी प्रोविडेंशियल यानी जिसमें गॉड एंटर होता है कि मुसलमानों की कामयाबी की वजह यहाँ पे एक ही मतलब वजह थी या एक ही काज था, वो ये था कि वो मतलब खुदा उनके साथ है, अल्लाह उनके साथ था।
तो इस टाइम आज के भी थोड़ा जो इस टाइप की आइडियोलॉजी रखते हैं वो आज भी इसी तरह से बात करेंगे। लेकिन फ़ख्र मुदब्बिर ने आदाबुल हरब व शुजा में थोड़ा बहुत इस पे बात की है, उन्होंने हार्सेस पे, वार हार्स पे बात की है। इसी तरह से फिर जो इंडिया की फ्यूडल आर्मी है इस पे बात की है। तो यहाँ पे थोड़ा काजेशन की तरफ मिलता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो दोनों तरफ से स्टडी किया गया है, यानी एक तो जो राजपूत क्यों हारे और दूसरा जो टर्कस है उनको कामयाबी क्यों मिली। तो राजपूत क्यों हारे इसको ज़्यादातर यही कहा जाता है क्योंकि एक कास्ट बेस्ड आर्मी थी, एक फ्यूडल आर्मी थी, यानी सिर्फ राजपूत लड़ते थे और राजपूत जंग को एक कला की तरह लेते थे। वो राउट में बिलीव नहीं करते थे, यानी एनहिलेशन में एक्सटिंक्ट पूरी आर्मी करना उसमें वो बिलीव नहीं करते थे। जीत गए फिर वो पीछा नहीं करते थे। तो कास्ट ऋण थी, यानी जो क्षत्रियाज थे, वेश्या शूद्राज, उनको जो वेश्या शूद्राज थे, ब्राह्मण तो वैसे भी नहीं लड़ते थे, तो इनको आर्मी में लड़ने की इजाजत नहीं थी क्योंकि इस्लाम इस कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करता था। तो दैट इज वाई टर्कस जीते। दूसरा उनकी फील्ड, यानी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी, फ्यूडल आर्डर्स थे, तो उनमें यूनिटी नहीं थी वगैरह वगैरह। लेकिन इसको, इस थ्योरी को भी, इस कास्ट सिस्टम थ्योरी को भी, कास्ट बेस्ड थ्योरी को भी और फिर इस फ्यूडल आर्मी को भी चैलेंज किया गया है। ओवरऑल जो टर्कस की कामयाबी मैंने बताया उसमें अल्लाह ताला है वगैरह वगैरह, इस पे बात की जाती है। लेकिन दो चीज़ें उसमें बड़ी अहम है, एक तो मोबिलिटी है, दूसरी टैक्टिक्स, जिस पे पीटर जैक्सन ने बात की है। अच्छा, मोबिलिटी आप देखिए कि वो उन्होंने वार में हार्स का इस्तेमाल किया, बड़ा मोबाइल था एलिफेंट के मुकाबले में, तो जल्दी वो भागता था जंग में। और फिर जो वो स्टरअप यानी रिकाब से जो घोड़े के लिए इस्तेमाल की जाती, फिर वो नाल घोड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो एक एडवांटेजेस पोजीशन थी टर्कस थे कि वो मतलब मोबिलिटी उनमें बहुत ज़्यादा थी, वो बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड के साथ भागते थे जंग में। दूसरा टैक्टिक्स, यानी उनकी स्ट्रैटी बड़ी मतलब कंप्रेहेंसिव स्ट्रैटेजी उन्हें अपनाई, बड़ा स्टडी किया बैटल्स को, और जो मेथड वारफेयर का उन्हें इस्तेमाल किया यहाँ पे वो बेटर था एज कम्पेयर टू जो यहाँ के राजपूत आर्मी थी। लेकिन ज़्यादातर इसी पे कास्ट पे, यानी छूत का जो यहाँ पे कंसेप्ट था, कास्ट सिस्टम था, फिर वो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी, यानी शराब पीते थे वगैरह वगैरह, ये यहाँ पे बात की जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो वार हॉर्स या मोबिलिटी और टैक्टिक्स या स्ट्रेटजी की बात, इसमें हम समझ सकते हैं कि ये उसकी वजूहात थी कि टर्कस क्यों जीते यहाँ पे। एक आखिरी बात इस पे हम करते हैं कि इसका इम्पैक्ट है, वो तो जब हम धीरे धीरे थोड़ा इसको आगे ले जाएंगे तो खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि इम्पैक्ट इसका क्या हिंदुस्तान पे। तो ओवरऑल पॉलिटी पे, इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ा सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम से पहले इंडिया फ्रेगमेंटेड था। फ्यूडलिज्म पे हमने बात की है, फ्यूडलिज्म क्या था, या सेगमेंटरी स्टेट कॉन्सेप्ट। तो ओवरऑल वो एक राजपूत ब्राह्मण जो अलायंस थी, फिर एक मल्टी स्टेट सिस्टम था, यानी फ्रेगमेंट, छोटी छोटी रियासतें थी, तो उसको ख़त्म किया टर्कस ने। इसके बदले वो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो एक जगह पे रुके, फिर वहाँ पे उन्होंने जो इक्ता मुक्ति सिस्टम यहाँ पे अपनाया, फिर उनके जो मतलब ऑफिसर्स थे वगैरह वगैरह, ओवरऑल सेंट्रलाइजेशन इससे यहाँ पे आई, यानी यूनिफिकेशन इंडिया की सेंट्रलाइजेशन का इसमें बड़ा अमल दखल है। इसी तरह से एक बात है जो कि सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन रूलिंग क्लास के साथ भी, वो एक हिस्टोरियन यहाँ पे रहे मोहम्मद हबीब, वो बात करते हैं कि दिस रिजल्ट इन अर्बन रेवोल्यूशन। अर्बन रेवोल्यूशन कैसे आया? इससे पहले यहाँ कास्ट रिडन सोसाइटी थी, यानी लोअर क्लासेस को इन सिटीज में कोई काम ही नहीं था क्योंकि अनटचेबिलिटी का, छूत का मसला था। लेकिन टर्कस इसमें बिलीव ही नहीं करते थे कास्ट सिस्टम में। दैट इज वाई उनको ये इससे कोई गरज ही नहीं था कि ये शूद्र चीज बनाए, वेश्या बनाता है, कौन बनाता है। यानी जो लग्जरियस आइटम्स थे या उनके फोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन, सिटीज की कंस्ट्रक्शन के लिए जो चीज़ें दस्तियाब होनी चाहिए थी उनको कोई भी लेके आ सकता था, उसको एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिस्ट क्राफ्टर्स यहाँ पे आए क्योंकि कास्ट सिस्टम ब्रेक डाउन हुआ, तो जो वो रिजिडिटी थी वो खत्म हो गई। टर्कस ने यहाँ पे मतलब आने दिया लोअर कास्ट्स को भी। तो एक बड़ा इसमें कहा जाता है कि जो उनकी कामयाबी यही थी कि वो जो पूरा सरप्लस था यहाँ पे, यानी वर्किंग क्लास जो भी यहाँ प्रोड्यूस करता था वो था ना एट द डिस्पोजल ऑफ टर्कस। ये उससे पहले नहीं था क्योंकि वहाँ पे अनटचेबिलिटी मतलब वो छूट छाट का सिस्टम था। लेकिन टर्कस ने इसको ख़त्म किया, तो अब कोई भी आ सकता था, वेश्या शूद्र आ सकते थे सिटीज़ में, या इवन उससे जो नीचे दर्जे के लोग थे।
तो फिर उससे कहते हैं क्राफ्ट्स को, आर्ट आर्किटेक्चर में जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुई, क्राफ्ट्स में डेवलपमेंट हुई, तो उस तरह से वो कहते हैं अर्बन रेवोल्यूशन आ गया। तो फिर इरफान अली ने उस पर वो रूरल रेवोल्यूशन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में लिखा हुआ है। इसी तरह से आर्मी की कंपोजिशन और कैरेक्टर पे इस पर बड़ा असर पड़ा। तो इससे पहले ये कास्ट रिडन आर्मी थी और कोई स्टैंडिंग सेंट्रलाइज्ड स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। फ्यूडल लॉर्ड्स आर्मी सप्लाई या छोटे छोटे जो रूलर थे वो आर्मी प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब उनके बदले एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी थी जिसको कि मतलब अपॉइंट किया जाता था, उनकी रैंकिंग थी, सैलरी दी जाती थी वगैरह वगैरह। और ट्रेड पे यानी पूरे वर्ल्ड के साथ अब हिंदुस्तान का ट्रेड शुरू हो गया, सेंट्रल एशिया से कंटैक्ट हमारा बहाल हो गया वगैरह वगैरह, तो ट्रेड पे बड़ा एक इसका इम्पैक्ट पड़ा। फिर एक बड़ी बात यहाँ पे थी, वो था पर्शियन का इंट्रोडक्शन। इसके हम कहते हैं लिंगवा फ्रैंका, यानी वो लैंग्वेज जो मुख्तलिफ डाइवर्स बैकग्राउंड से आने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि टर्किश लैंग्वेज मैच्योर थी, यहाँ पे अरबी कोई ज़्यादा जानते नहीं थे, संस्कृत तो वो समझ नहीं सकते थे, लिहाजा एक कॉमन लैंग्वेज जिसको सारे लोग समझ सकते थे, तो वो अब यहाँ पे पर्शियन बन गई, पर्शियन लैंग्वेज जो कि लिंग्वा फ्रैंका बन गई। लेकिन ओवरऑल बड़ा इस पे डिबेट हुआ है, यानी लिखा गया है कि जो यहाँ पे कास्ट सिस्टम था और फिजिकल पोल्यूशन था वो इससे ख़त्म हो गया। यानी ओवरऑल पॉलिटी पे, इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे टर्किश कनकेस्ट, जब मैं टेक्नोलॉजी पे बात करूँगा, साइंस पे बात करूँगा, लैंड रेवेन्यू पे बात करूंगा, तो उसमें फिर आर्किटेक्चर पे मैं बात करूंगा, तो उसमें बिल्कुल सामने खुल के आएगा क्या क्या इम्पैक्ट इसका पड़ा। तो ये था उसके साथ जुड़ा हुआ जिस पे हमने बात की थी कि टर्किश कनकेस्ट क्या था, दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन। तो ये इसी का मतलब आज इस पे कंक्लूड। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जब इस पे बुनियाद डालेंगे और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ के रूलर बनते हैं। तो आज के लिए थैंक